तो यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पांडे, स्टूडेंट। हम अभ्युदय बैच की बात कर रहे हैं। अभ्युदय बैच जो कि TG2 के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। कह लीजिए कि TG2 के छात्र जो तैयारी करना चाहते हैं TG2 की, उनको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। अभी तक के वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा है कि करंट, कल देखिए हमने क्या पढ़ा, चार्ज क्या होते हैं, करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, वैद्युत धारा किसे कहते हैं, विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है। और कल ही हमने थोड़ा सा बहुत एक आइडिया लगा लिया कि हमारा वोल्टेज सोर्स क्या होता है। देखो, अभी तक की पढ़ाई में हम इतना जान चुके हैं कि वैद्युत धारा प्रवाह होने के लिए दो बिंदुओं के बीच क्या होना चाहिए, विभवांतर होना चाहिए। अगर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर है और वह दोनों बिंदु किसी बंद रास्ते से जुड़े हैं, ठीक है, यानी कि उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला परिपथ अगर बंद है तो वैद्युत धारा प्रवाह होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट या कह लीजिए वैद्युत धारा को जन्म कौन देता है, दिमाग में बैठा लीजिए। वैद्युत धारा को जन्म वोल्टेज डिफरेंस देता है, यानी कि विभवांतर जन्म देगा। जब तक दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक करंट नहीं प्रवाहित होगी। ठीक है, चलो आज के लेक्चर में अब हम बात करते हैं हमारे कितने टाइप्स के इलेक्ट्रिक सोर्स होते हैं, यानी कि अब हमें सोर्स के बारे में आज पढ़ना है। तो चलो बच्चा लोग देखिए, इलेक्ट्रिक सोर्स कितने प्रकार के होते हैं। पहला, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सोर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से दो कैटेगरी? एक होता है आपका वोल्टेज सोर्स और एक होगा आपका करंट सोर्स। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। वास्तविक दुनिया में अगर कोई इलेक्ट्रिक सोर्स है तो वह आपका वोल्टेज सोर्स है। करंट सोर्स एक काल्पनिक सोर्स होता है। करंट सोर्स कोई सोर्स वास्तव में होता ही नहीं है। करंट सोर्स के बारे में पढ़ाई या करंट सोर्स का सवाल क्यों हम करते हैं? क्योंकि हमें आगे की एनालिसिस आसान हो पाए, उसके लिए हम करंट सोर्स की कल्पना करते हैं। पर वास्तव में करंट सोर्स नाम की कोई चीज नहीं होती है। अगर कोई सोर्स है तो वह है वोल्टेज सोर्स। और कल हमने देखा था कि वोल्टेज सोर्स ऐसा सोर्स होता है जो दो बिंदुओं के बीच क्या दे, विभवांतर दे। जब तक दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक करंट नहीं प्रवाहित हो सकती है। दिमाग में जोर डालो, धारा प्रवाहित के लिए विभवांतर होना चाहिए। तो कोई ऐसी मशीन है, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना पाओगे जो कि करंट दे? कभी पॉसिबल नहीं है। हम क्या बना सकते हैं? सिर्फ ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं जो दो बिंदुओं के बीच क्या दे, विभवांतर दे। अगर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर है, उन बिंदुओं के बीच में कोई लोड लगा दोगे तो धारा उच्च विभव से निम्न विभव प्रवाहित होने लगेगी। चलो बच्चा, चलो अब लेकिन देखो, वोल्टेज सोर्स भी कितने प्रकार के होते हैं भैया। देखिए, वोल्टेज सोर्स DC वोल्टेज सोर्स होता है, AC वोल्टेज सोर्स होता है। उसी तरह से करंट सोर्स भी भैया चलो पढ़ ही लो, DC करंट सोर्स होगा, AC करंट सोर्स होगा। अब DC वोल्टेज सोर्स आइडियली भी हो सकता है, प्रैक्टिकली भी हो सकता है। और DC, अब देखिए, आप कहेंगे सर करंट सोर्स तो हमारा एक प्रैक्टिकली तो है नहीं, करंट सोर्स तो आइडियली है, और सॉरी इमेजिनरी है, काल्पनिक है। लेकिन अभी मान लो कि करंट सोर्स नाम की कोई चीज होती है, वो मान के चलो अभी। तो अब DC करंट सोर्स में भी हम क्या पढ़ना है, आइडियल और प्रैक्टिकल पढ़ना। आइडियल और प्रैक्टिकल यहां लिख देते हैं, प्रैक्टिकल। वैसे ही AC में भी क्या पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल और आइडियल। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। अब एक एक करके सबकी बात करते हैं। पहले बात करते हैं वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स किसे कहेंगे भैया? वोल्टेज सोर्स कल बताया था, वह सोर्स, सोर्स या स्रोत जो दो बिंदुओं, वह सोर्स जो दो बिंदुओं के बीच विभव, विभवांतर, विभवांतर प्रदान करे, दे, प्रदान, प्रदान लिखा है ये, थोड़ा मिटन्ना से मिटा दें, चलो मिट जाओ, हाँ, प्रदान करे, उसे क्या कहोगे भैया? वोल्टेज सोर्स कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो क्या है। एग्जाम्पल जैसे सेल, बैटरी, जनरेटर और
अल्टरनेटर, ये सब अल्टरनेटर, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, किसके उदाहरण हैं, वोल्टेज सोर्स के। ठीक है ना। तो वह सोर्स जो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर प्रदान करे उसे क्या कहते हैं, वोल्टेज सोर्स कहते हैं। मान लो बेटा दो बिंदु ले लो, ए और बी। ठीक, आप चाहते हो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर हो, तो क्या करोगे, दुकान जाओगे, दुकान से क्या खरीद के लाओगे, सेल खरीदोगे। सेल कुछ ऐसा खरीदोगे दुकान से, मान लो 10 रुपया दिए दुकान से, और ये सेल है, विद्युत सेल, देखो ऐसे लिख दे रहे हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं इस तरह हम, देखो। ठीक, यहाँ यहाँ देखते हो बेटा प्लस बना होता है, यहाँ माइनस बना होता है सेल में। ठीक है। अब इस सेल को हमने मान लो 3 वोल्ट का सेल खरीदा, 3 वोल्ट का, ध्यान देना। इस सेल का अगर हम इलेक्ट्रिकल में सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो सेल ही नहीं रख देंगे वहां सर्किट डायग्राम में। देखो कैसे बनाते हैं, एक जहां प्लस है वहां बड़ी प्लेट लो, जहां माइनस है उसके लिए छोटी प्लेट लो, और ये बना दो। ये किसका सर्किट डायग्राम बन गया, सेल का। कितने वोल्ट का सेल, 3 वोल्ट का। अब इसी को ए और बी दो बिंदुओं के बीच जोड़ दो, इसका मतलब बेटा क्या हुआ, अब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना मिलेगा, विभवांतर कितना मिलेगा, 3 वोल्ट। 10 वोल्ट का सेल लेते तो कितना विभवांतर पाते, 10 वोल्ट। 50 वोल्ट का लेते सोर्स तो कितना आपको विभवांतर मिलता, 50 वोल्ट। ये बात समझ रहे हो, विभवांतर मिलता, विभव नहीं मिलता। अच्छा विभवांतर देखो, धन प्लेट जिससे जुड़ी है, जिस बिंदु से, वहां का विभव मान लो वीए है। ऋण प्लेट जिस बिंदु से जुड़ी वहां का विभव मान लो वीबी है। अब धन प्लेट जिस बिंदु से जुड़ेगी वहां का वोल्टेज ज्यादा होगा, मतलब वीए ज्यादा होगा किससे, वीबी से, ये बात ध्यान रखना। बड़ी प्लेट जिस बिंदु से जुड़ेगी वहां का वोल्टेज ज्यादा होगा, छोटी प्लेट जिस बिंदु से जुड़ेगी वहां का वोल्टेज कम होगा। तो बताओ विभवांतर कितना होगा, विभवांतर कितना होगा बच्चा, वीए माइनस वीबी। अब ये कितना होगा बच्चों, 3 वोल्ट। 10 वोल्ट का बेटा सेल लेते तो कितना विभवांतर मिलता, 10 वोल्ट। बताओ समझ में आई बात। ठीक है। अच्छा विभवांतर लेके करेंगे क्या सर, अचार डालेंगे क्या विभवांतर लेके, बेटा विभवांतर लेके करना क्या है, सारी दुनियादारी तो विभवांतर से ही है। क्योंकि जितने भी बिजली से चलने वाली चीजें हैं, टीवी, कूलर, पंखा, एसी, और यहां तक कि जिस पे हम पढ़ाई कर रहे हैं ये बोर्ड, ये सब बेटा बिजली से चलने के लिए किसकी जरूरत, इनकी किसको डिमांड करते हैं, वैद्युत धारा की। जब तक इलेक्ट्रिक करंट इनमें प्रवाहित नहीं होगा तब तक ये काम नहीं करेंगे। और इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित कैसे होगा, जब तक वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस ही इलेक्ट्रिक करंट को जन्म देता है। तो वोल्टेज सोर्स ला के बेटा वोल्टेज डिफरेंस विभवांतर मिल गया ना। अब अगर यहाँ कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे बल्ब बल्ब लगा दोगे बच्चा, तो हाई विभव से धारा किधर प्रवाहित होने लगेगी, निम्न विभव। बताओ बात समझ में आई। और इस तरह से ये बल्ब क्या होने लगेगा, प्रकाशवान होने लगेगा, काम करने लगेगा। ठीक, तो अब देखो भैया टाइप्स पढ़ रहे हैं, डीसी वोल्टेज सोर्स क्या होगा, देखो ध्यान सुनना। डीसी वोल्टेज सोर्स में ही मैं डीसी वोल्टेज का भी परिभाषित कर दे रहा हूं। देखो डीसी वोल्टेज क्या होता है, देखो ऐसा विभवांतर कह लो या ऐसा विभव कह लो, ऐसा वोल्टेज, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड, परिमाण, और जिसका ध्रुवता यानी कि पोलरिटी समय के साथ ना बदले, उसे कहते हैं डीसी वोल्टेज। उसे क्या कहेंगे, डीसी वोल्टेज। और यह वोल्टेज जो भी मशीन या डिवाइस देगा उसे बोलेंगे डीसी वोल्टेज सोर्स। तो लिख दे रहा हूं मैं, ऐसा वोल्टेज जिसका, ऐसा वोल्टेज जिसका जिसका परिमाण, परिमाण मतलब क्या होता है भैया, मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण और पोलरिटी, इसको बोलते हैं बेटा ध्रुवता। पढ़ते हैं अभी हम क्या होता है ध्रुवता। ध्रुवता समय के साथ ना बदले, समय के साथ ना बदले, उसे क्या बोलेंगे, उसे डीसी वोल्टेज कहते हैं। डीसी वोल्टेज
देने वाला सोर्स डीसी वोल्टेज सोर्स कहलाता है। देखो पूरे डिफिनेशन ध्यान सुनो। ऐसा वोल्टेज बेटा जिसका मैग्नीट्यूड परिमाण और जिसकी पोलैरिटी ध्रुवता समय के साथ ना बदले, उसे क्या बोलेंगे हम? डीसी वोल्टेज सोर्स बोलेंगे। जैसे दुकान पे जो सेल खरीदने गए हो अभी, उस सेल में बेटा अगर सेल ऐसा रखा है दुकान पे, ऊपर प्लस बना है और नीचे माइनस बना है, तो यह वोल्टेज सोर्स की क्या होती है? पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी क्या है बेटा? पोलैरिटी ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, और मान लो ये 3 वोल्ट का है, ठीक, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ? परिमाण। इस वोल्टेज सोर्स का बताएं बेटा, सेल वोल्टेज सोर्स है तो सेल बोलो चाहे वोल्टेज सोर्स बोलो, इसका परिमाण कितना होगा? 3 वोल्ट। अब कहानी ये है, इस दुकान में रखा है, बिका नहीं है अभी, ऐसे ही रखा, खड़ा रखा है, तो दुकान में आज देखोगे तो भी इसका प्लस ऊपर दिखेगा, माइनस नीचे दिखेगा। कल भी आओगे तो भी प्लस ऊपर नीचे माइनस रहेगा। परसों आओगे तो भी प्लस ऊपर नीचे माइनस ही रहेगा। ये प्लस माइनस बेटा ध्रुवता बोलते हैं, पोलैरिटी। ये बदलेगी नहीं, हर समय यही रहेगी। ऐसा नहीं कि अगर ये बिंदु ए की पोलर, इसको ए मान लो बेटा, इसको बी मान लो, अगर ए की पोलैरिटी प्लस है और बी की पोलैरिटी निगेटिव है, तो जब कभी भी देखोगे 2 साल 4 साल बाद देखोगे तो ये पोलैरिटी ए की धन ही मिलेगी, बी की ऋण ही मिलेगी, यानी पोलैरिटी समय के साथ नहीं बदलेगी। अब परिमाण की बात कर लो बेटा, ये 3 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। देखिए वो अलग बात है कि सेल हमारा डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज होने के बाद क्या कहानी है, वो सब अलग चीजें हैं। लेकिन ऐसे अगर कोई कहे कि वो डीसी वोल्टेज होगा, परिमाण क्या होगा, तो आज देखोगे तो भी 3 वोल्ट होगा, कल देखोगे तो भी 3 वोल्ट होगा। ठीक है ना? इसको ऐसे समझिए, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखो बच्चा, मैंने एक डीसी वोल्टेज सोर्स का सर्किट डायग्राम बना दिया। यह बिंदु है P1 और यह बिंदु है P2। ठीक, यह हुआ प्लस, ये हुआ माइनस। कैसे पहचानोगे बेटा? कैसे पहचानोगे सर्किट डायग्राम वोल्टेज सोर्स को? 2 प्लेटें लगी होंगी पैरेलल, समानांतर 2 प्लेटें लगी होंगी, उनमें से एक बड़ी होगी, उनमें से एक छोटी प्लेट होगी। बड़ी प्लेट को हरदम क्या करना? धनात्मक, और छोटी प्लेट को हरदम क्या करना? ऋणात्मक। याद रखना बेटा, कैपेसिटर जब पढ़ोगे, संधारित्र, संधारित्र में भी 2 प्लेटें समानांतर लगी होती हैं, लेकिन दोनों प्लेटों की लंबाई देखोगे तो क्या होगी? सेम होगी। पर वोल्टेज सोर्स में देखो 2 प्लेटें हैं पर उनकी लंबाई अलग अलग होगी। बड़ी प्लेट जो होगी बेटा वो धनात्मक सिरा होगा उस सोर्स का, और छोटी जो प्लेट होगी वो ऋणात्मक होगा। इतनी बात समझे? अच्छा, फिर मैं इसे बता चुका हूं, अगर यहाँ का वोल्टेज बेटा Vp1 है, यहाँ का वोल्टेज Vp2 है, बताओ कहाँ का वोल्टेज ज्यादा होगा? बड़ी प्लेट P1 से जुड़ी है तो Vp1 ज्यादा होगा Vp2 से। तो कितना ज्यादा होगा भैया? इसे बोलते विभवांतर। कितना ज्यादा होगा? मान लो ये एग्जाम्पल 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट का सेल है या बैटरी है, तो कितना होगा? 3 वोल्ट। 10 लेते तो कितना विभवांतर पाते? 10। 200 लेते तो कितना विभवांतर पाते? 200। समझ में आई बात? अच्छा, अब देखो यही बेटा 3 वोल्ट इसका क्या है? परिमाण। परिमाण। अब अगर हम समय के साथ ग्राफ बनाएं, देखो समय के साथ इसी को बेटा Vp1 माइनस Vp2 जो 3 आया है, इसी को नाम दे दो V, वोल्टेज। ठीक, समय t रखो, यहां V रखो, तो देखो ग्राफ कैसा जाएगा। आज देखोगे तो भी 3 वोल्ट पाओगे, कल देखोगे तो भी 3 वोल्ट पाओगे, परसों देखोगे तो भी 3 वोल्ट। किसी भी समय देख रहे हो वोल्टेज का मान कितना आ रहा है? ये कितना मान है? 3 वोल्ट। यहां देखोगे तो भी कितना बेटा वोल्टेज पाओगे? 3 वोल्ट। इस समय मान लो T1 पे, T2 पे देखोगे तो भी कितना पाओगे? 3 वोल्ट। यानी कि ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसका मैग्नीट्यूड समय के साथ ना बदले क्या कहलाएगा? डीसी वोल्टेज सोर्स। अब पोलैरिटी देख लो बेटा, अगर Vp1 ज्यादा है Vp2 से, कहने का मतलब ऊपर प्लस नीचे माइनस है, तो यह भी कभी चेंज नहीं होगा, यानी पोलैरिटी भी फिक्स रहेगी। समझ में आई बात? चलो इसको भी स्क्रीनशॉट लो। अब यहां देखो बेटा, जरा डीसी करंट देखो क्या होगा यहीं से। डीसी करंट
इस एग्जांपल में देखो, ये एक सेल था 3 वोल्ट का, ये बेटा पॉइंट P1 था, ये पॉइंट P2 था, यहाँ का वोल्टेज VP1 VP1, ठीक। अब मान लो यहां पर बेटा एक आपके पास बल्ब है, बल्ब, जरा सोचो अगर इस बल्ब को इस सेल से, इस बैटरी से जोड़ दिया जाए, क्या वैद्युत धारा प्रवाहित होगी? बिल्कुल प्रवाहित होगी। क्यों? क्योंकि दो बिंदु P1 और P2 के बीच कितना विभवांतर है? 3 वोल्ट का विभवांतर है, तो इसका मतलब धारा प्रवाहित होगी होगी, ठीक। अब धारा प्रवाहित कहां से कहां होगी भैया? धारा हरदम उच्च विभव से निम्न विभव प्रवाहित होती है। मैं लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक करेंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पोटेंशियल मीन्स विभव। उच्च विभव से हरदम कहां जाएगी? निम्न विभव। तो बेटा उच्च कौन है? BP1 ज्यादा है ना BP2 से, तो BP1 क्या है? उच्च है, उच्च, उच्च, हाई पोटेंशियल। और BP2 क्या है? निम्न, उच्च विभव से निम्न विभव। तो उच्च ये हो गया, निम्न विभव ये हो गया। तो धारा कैसे बहेगी? धारा हरदम किसी भी सोर्स में उच्च विभव से निम्न विभव प्रवाहित होगी। इतनी तो बात सभी को समझ है। ये धारा, अब मेरी बात समझो सारे बच्चे, ये जो 3 वोल्ट है, ये तो है तो डीसी वोल्टेज ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया। ये ऐसा वोल्टेज जिसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, 3 वोल्ट का 3 ही वोल्ट रहेगा। यानी कि इससे जन्म लेने वाली करंट जो आई है, ये, इसका भी बेटा मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। फिर समझिए, विभव का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, विभव से ही पैदा कौन हो रही? करंट, तो करंट का भी मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। दूसरी चीज, अगर बेटा ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, यानी कि VP1 ज्यादा है VP2 से, तो ये हरदम रहेगा, ऊपर प्लस हरदम रहेगा, नीचे माइनस हरदम रहेगा, यानी ध्रुवता भी नहीं बदलती। अगर ध्रुवता नहीं बदलती तो बेटा VP1 हरदम उच्च रहेगा और VP2 हरदम निम्न रहेगा, तो धारा इसी दिशा में तो बहेगी हरदम। यानी कि ऐसी धारा जिसका परिमाण और जिसकी दिशा समय के साथ ना बदले, उसे कहेंगे डीसी करंट। और डीसी करंट को कौन जन्म देगा? डीसी वोल्टेज। देखो, डीसी वोल्टेज ऐसा वोल्टेज जिसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता, जिसका परिमाण नहीं चेंज होता, तो उससे बनने वाली धारा का भी परिमाण चेंज नहीं होगा। वो ऐसा वोल्टेज जिसकी पोलैरिटी, ध्रुवता नहीं बदलती, तो उससे बनने वाली करंट की दिशा नहीं बदलेगी। चलो लिख लो भैया, डीसी करंट ऐसी करंट या धारा जिसका परिमाण और दिशा, दिशा मीन्स डायरेक्शन, समय के साथ ना बदले, उसे डीसी करंट क्या कहते हैं? डीसी करंट कहते हैं। एक चीज और बेटा, कोई बच्चे सोच होंगे सर अगर आप इसी तरह इतनी धीरे धीरे पढ़ाएंगे, है ना, तो सर कैसे सिलेबस पूरा होगा? ये बेटा आप ही नहीं सोच रहे हो। ऑफलाइन क्लास में भी जब बच्चा पढ़ने आता है 4 महीने 6 महीने के लिए, तो उसका भी यही सवाल होता है कि सर इस तरह से सिलेबस कैसे पूरा होगा। तो मैं उनको आपको एक ही जवाब देना चाहता हूँ, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें समय दे दो, थोड़ा सा समय दो। इनमें अगर 7 दिन दे दिए, 7 दिन 8 दिन दे दिए, तो बाकी इलेक्ट्रिकल पूरा पढ़ाने में बहुत समय नहीं लगेगा। समझ लीजिए आई मेरी बातों को। और मैं भी यही हूँ, आप भी यही हो, आगे भी आप देखना कितनी तेजी से इलेक्ट्रिकल चलेगा, है ना। 17-18 साल का एक्सपीरियंस यही मेरा कहता है कि ये चीज़ों पे समय दे लो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया भैया डीसी करंट, ठीक है। ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड और जिसकी दिशा समय के साथ ना बदले, डीसी करंट कहते हैं। नेक्स्ट आओ,
थोड़ा सा इसमें कुछ कर रहे हैं हम, लेकिन देखा जाता है। अच्छा, ओह, कहाँ गए हम लोग, खो गए यार इसमें तो। अब डिजिटल दुनिया हो गई है आजकल। हाँ, आ गए। अब लिखो भैया, एसी वोल्टेज सोर्स। एसी वोल्टेज सोर्स किसे कहेंगे? अच्छा हाँ, पहली चीज कहाँ गया, डीसी करंट हो गया, डीसी वोल्टेज सोर्स। इसका बेटा उदाहरण, डीसी वोल्टेज सोर्स का एग्जांपल है सेल, और सेल के समूह मतलब बैटरी। जितने भी सेल और बैटरी आप देखेंगे सब किसका एग्जांपल है? और डीसी जनरेटर, और डीसी जनरेटर, ये सब बेटा किसके एग्जाम्पल हैं? डीसी वोल्टेज सोर्स के। और इन वोल्टेज सोर्स से जो धारा बहेगी उसे क्या नाम देंगे? डीसी करंट बोलेंगे। चलो, क्या देखा बेटा, क्या देखा कि सेल, बैटरी और डीसी जनरेटर एक ऐसे मशीन या डिवाइस हैं जो कि दोनों चीज दे रहे हैं, डीसी वोल्टेज भी दे रहे हैं, और भैया डीसी वोल्टेज ही किसको जन्म दे रही है? डीसी करंट को। इसका मतलब बेटा कोई भी सोर्स, करंट सोर्स वास्तव में नहीं होता है, जो होता है वो वोल्टेज सोर्स ही होता है। हाँ, एसी वोल्टेज सोर्स देखो क्या होगा। अब भैया ऐसा, पहले एसी वोल्टेज जानो। ऐसा वोल्टेज, ऐसा वोल्टेज जिसका, जिसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, जिसको क्या कहते हो भैया? परिमाण, और ध्रुवता, जिसको क्या बोलते हैं? पोलैरिटी। समय के साथ बदल जाता है, उसे एसी वोल्टेज कहते, क्या कहते हैं भैया? एसी वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, यह वोल्टेज, यह वोल्टेज जो सोर्स, हाँ सोर्स, स्रोत, मीटर ना जुड़े, जो सोर्स देगा उसे क्या बोलें भैया? उसे एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज सोर्स बोलेंगे, बोलेंगे। ठीक, देखो डीसी वोल्टेज में क्या था? पोलैरिटी और मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा था। एसी वोल्टेज उसका जस्ट विपरीत होगा, जिसकी पोलैरिटी और मैग्नीट्यूड समय के साथ बदल जाए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है भैया? एग्जाम्पल जैसे एसी जनरेटर, अल्टरनेटर, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? एसी वोल्टेज सोर्स के। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब देखिए प्रतीक कैसे होता है भैया? प्रतीक, सिंबल। ठीक, एसी वोल्टेज सोर्स का प्रतीक ये होता है, यहाँ गोला बने रहेगा, बीच में ऐसा बना रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगर गोला बना हो और बीच में ऐसा बना हो तो ये क्या होगा? एसी वोल्टेज सोर्स। ये मान लीजिए भैया इसका दो छोर है, P1 P2, यहाँ का वोल्टेज VP1 है, यहाँ का वोल्टेज VP2 है। अब देखो कहानी क्या है, मान लो ये VAC है, एसी वोल्टेज है, तो ये जो वोल्टेज होगा ना, यानी कि दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर आएगा वो विभवांतर एसी नेचर का होगा। और यह देखो, इसका समय के साथ ग्राफ बनाओगे इस वोल्टेज का, किसका? VAC का, तो समय के साथ इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, प्रत्यावर्ती, अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। यानी कि क्या देख रहे हो, इसका जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण, देखो यहाँ जीरो है, फिर बढ़ता गया, यहाँ अधिकतम हुआ, फिर घट के यहाँ फिर जीरो हो गया, फिर उल्टी दिशा में गया, फिर जीरो हुआ, ऐसे ये
क्या करता है, समय के साथ इसमें परिवर्तन अगर का ग्राफ बनाए इस वोल्टेज का, तो हर समय इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा, बदल रहा। अब बात करते हैं बेटा पोलैरिटी की, प्लस माइनस की। ध्यान समझिएगा यहां, देखो पहले हाफ साइकिल, ये जो पहला हाफ साइकिल देख रहा हो, फर्स्ट हाफ साइकिल, अभी साइकिल ये सब क्या है, ये है, या ये पहला हाफ साइकिल, ये दूसरा हाफ साइकिल। फर्स्ट हाफ साइकिल में अगर Vp1 धनात्मक है और Vp2 ऋणात्मक है, कहने मतलब ये देखिए, मान लीजिए फर्स्ट पहले अर्ध चक्र में, हाफ साइकिल में Vp1 धनात्मक Vp2 ऋणात्मक, यानी कि Vp1 माइनस Vp2 विभवांतर यही मिलेगा, Vp1 माइनस Vp2 पहले हाफ साइकिल में, ठीक। हाँ, यही मिलेगा बेटा, क्योंकि Vp1 Vp2 से ज्यादा होगा तो विभवांतर ये मिलेगा। तो अब क्या होगा, सेकेंड जब हाफ साइकिल, दूसरा अर्ध चक्र जाओगे हाफ साइकिल, तो क्या होगा बेटा, Vp2 माइनस Vp1 मिलेगा। इसका मतलब बेटा, पेन बदल दें, देखो सारे बच्चे ध्यान समझो, कहानी क्या है इसको समझो। पहले अर्ध चक्र में अगर Vp1 धनात्मक है, यानी कि Vp2 से ज्यादा है, यानी कि ऊपर प्लस नीचे माइनस है, तो अगले अर्ध चक्र में Vp2 ज्यादा हो जाएगा Vp1 से, और Vp2 ज्यादा हो गया Vp1 से, तो दूसरे हाफ साइकिल में यह धनात्मक हो जाएगा और यह ऋणात्मक हो जाएगा। तो क्या सीखा, ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसका मैग्नीट्यूड तो बदल ही रहा समय के साथ साथ, साथ ही साथ बेटा ध्रुवता भी बदल रही है। पहले हाफ साइकिल में ऊपर प्लस नीचे माइनस, दूसरे हाफ साइकिल में ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऐसे ऐसे सोर्स को बेटा, ऐसे वोल्टेज सोर्स को क्या बोलते हैं, डीसी वोल्टेज सोर्स, या ऐसा वोल्टेज को क्या बोलेंगे, डीसी वोल्टेज। समझ में आई बात। चलो अब बात कर लें बेटा एसी करंट, प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट प्रत्यावर्ती धारा, इसको समझो सारे बच्चे। देखो मान लो दो बिंदु बेटा, एक P1 है, एक P2 है, इसके बीच में हमने एक प्रत्यावर्ती धारा लगा दिया, वोल्टेज सोर्स लगा दिया, ठीक है, एसी वोल्टेज लगाया, और यहां पास एक बल्ब ले लिया, क्या लिया, बल्ब, बल्ब को इससे जोड़ दिया। कहानी ये है, क्या विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो इसका आंसर है हाँ बिल्कुल होगी, क्योंकि प्रत्यावर्ती वोल्टेज सोर्स भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर देता है। बस अंतर क्या है कि उस विभवांतर का परिमाण समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन देता है। अब देखो इसमें कहानी क्या है, अगर इस एसी वोल्टेज की मैग्नीट्यूड बदल रहा समय के साथ, ये जो वोल्टेज नजर आ रहा ना भैया, इस वोल्टेज का मैग्नीट्यूड समय के साथ बदल रहा है, इस वोल्टेज का, तो इससे बनने वाली करंट का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, समय के साथ चेंज होगा। यह चेंज हो रहा है, तो इससे बनने वाली करंट का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि वोल्टेज से ही करंट बनता है। अगर वोल्टेज परिवर्तनशील है उसका मैग्नीट्यूड, तो उससे बनने वाले करंट का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, परिवर्तनशील होगा। ठीक है भैया। अच्छा अब देखो क्या है, इस वोल्टेज सोर्स में पहले हाफ साइकिल में ऊपर प्लस और नीचे माइनस है, तो करंट की दिशा क्या होगी, उच्च विभव से निम्न विभव, यह होगी जो दिख रहा। लेकिन अगले हाफ साइकिल आते ही, अगले ही हाफ साइकिल बेटा जब आएगा, तब क्या हो जा रहा, यह प्लस और यह माइनस हो जा रहा। अगर ऐसा हो गया तो करंट किस दिशा में बहेगी, ये विपरीत दिशा में, यह, यानी पहले हाफ साइकिल में अगर करंट ये फ्लो हो रही है, तो अगले हाफ साइकिल में करंट ये फ्लो होगी, यानी कि ये ऐसी करंट है जिसका मैग्नीट्यूड भी बदल रहा हो, जिसकी दिशा भी बदल रही है, जिसका मैग्नीट्यूड और दिशा परिवर्तनशील हो, ऐसे करंट को बोलते हैं डीसी करंट, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो ये बात समझे, मैं लिख दे रहा हूं, इसको समझ गए हैं, इसको इसका परिभाषित कर दूं मैं देखो परिभाषा लिख रहा हूं एसी करंट की, ऐसी ऐसी करंट जिसकी मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, परिमाण और डायरेक्शन मतलब दिशा, डायरेक्शन समय
के साथ बदल जाए उसे क्या बोलेंगे? एसी या प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट बोलते। ठीक। देखो बेटा, इसमें क्यों समय दे रहा हूँ, क्योंकि अब जो बच्चा आ रहा है पढ़ने, जिन बच्चों को TG2 का पेपर देना है, तो आप कोरोना के पीरियड में बच्चे 1-2 साल को स्कूल कॉलेज सब बंद रहे, किसी की पढ़ाई हुई नहीं है। मैं क्यों यहाँ समय दे रहा हूँ, इसमें मुझे मेहनत भी लग रही है, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं लग रही है। चाहूँ तो बड़ा फास्ट अभी तक मैं आपको सही बताऊं मूल विद्युत खत्म कर दिया होता, लेकिन क्यों समय दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चा ये पढ़ा भी तो नहीं है। हमारी भी मजबूरी समझिए, है ना? थोड़ा आप हमारी समझिए, हम आपकी समझ ही रहे हैं। तो याद रखिएगा, ये हो गया एसी करंट, ठीक है ना? अच्छा, अब प्रतीक की बात कर लें। प्रतीक, वोल्टेज सोर्स के प्रतीक। देखो बेटा, पहले डीसी वोल्टेज को देखो। डीसी वोल्टेज, फिर से रिवीजन ही समझ लेते आते हैं। डीसी वोल्टेज और एसी वोल्टेज सोर्स का, मतलब ये सोर्स के प्रतीक है। ठीक है? कैसे? देखो, डीसी वोल्टेज को बेटा प्रतीक ये होता है, बड़ी प्लेट छोटी प्लेट, ठीक है, ए बी। आप इसी डीसी वोल्टेज सोर्स को कैसे, जैसे ये कौन सा वोल्टेज है? डीसी। इसी डीसी वोल्टेज सोर्स को ऐसे भी दिखा सकते हो, गोला बना सकते हो, और बड़ी प्लेट की जगह प्लस लिख दो, छोटी प्लेट की जगह माइनस लिख दो। ये दोनों एक ही चीज है। बात समझ में आई? तो चाहे एग्जाम में ये लिख के आए, या ऐसा आपको सर्किट डायग्राम में बना हो, या ये बना हो गोले के अंदर प्लस माइनस, समझ जाना डीसी वोल्टेज है। अच्छा, ये तो एक एक सिस्टम हुआ। जरा सोचो, अगर डीसी वोल्टेज सोर्स आपको ऐसा दिया हो, नीचे ऊपर प्लस नीचे, ये ऐसे कुछ, तो बताओ कैसे बनाओगे इसका? दूसरा गोला बनाओ, बड़ी प्लेट धन, छोटी प्लेट की तरफ ऋण। तो इन दोनों का मतलब क्या है? अगर ये वोल्टेज सोर्स है तो इसको ऐसा दिखा सकते हो, ये है तो इसको ऐसा दिखा सकते हो, अगर ये तो ये ऐसा, इसको ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। एसी वोल्टेज सोर्स देखो बड़ा आसान होता है बेटा। एसी वोल्टेज सोर्स चाहे डीसी लो, बस लिखा रहेगा यहाँ, अरे सॉरी 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 सॉरी, एसी वोल्टेज सोर्स का एक ही प्रतीक है। वो कैसा प्रतीक है? ऐसे गोला बना होगा, गोले के अंदर ऐसा, ये सिंबल बेटा इसका मतलब है कि ये है, और ये किसका नेचर है? प्रत्यावर्ती का। तो ऐसा प्रतीक बना होगा और यहां लिखा रहेगा एसी। ठीक, ये दो प्रतीक हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, अब लिखते हैं। देखो, इस यूनिट में अभी अभी आपको बस डीसी के बारे में जानना है, डीसी। एसी के बारे में अगले ये खत्म होने के बाद, डीसी सर्किट खत्म होने के बाद हम एसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी आप किस पे ध्यान दीजिएगा? डीसी वोल्टेज सोर्स और डीसी करंट सोर्स की बात कर रहे हैं। अभी करंट सोर्स पे नहीं आए ना, अभी सिर्फ हम वोल्टेज सोर्स की बात कर रहे हैं। वोल्टेज सोर्स समझ गए, अब हम बात करेंगे डीसी वोल्टेज सोर्स के कुछ और टाइप, और करंट सोर्स के डीसी, लेकिन अभी एसी पे नहीं उतर रहे हैं। देखो बेटा, डीसी वोल्टेज सोर्स, एसी डीसी वोल्टेज सोर्स भी कितने, अभी आपने देखा टेबल, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होंगे भैया? पहला देखो, प्रैक्टिकल से समझो, प्रैक्टिकल डीसी वोल्टेज सोर्स। देखो, प्रैक्टिकल डीसी वोल्टेज सोर्स कैसा होता है? जैसे मान लो बेटा, यह एक वोल्टेज सोर्स है, और जैसे मान लो एग्जांपल, यह एक सेल है, सेल डीसी वोल्टेज है ना, और इसको कहाँ से खरीदते हो? दुकान से, यानी कि वास्तव में ये वास्तविक है, ये प्रैक्टिकली है। अब देखो, अगर हम इसका सर्किट डायग्राम बनाएं, तो देखो इसका सर्किट डायग्राम बनाने में ध्यान रखना बेटा, यहां एक छोटा सा रेजिस्टेंस आ जाता है, और फिर यहां पास इस वोल्टेज सोर्स का प्रतीक बनाओगे, और ऐसा। अब आप सोचेंगे सर ऐसा क्यों, ये क्या चीज आया? ध्यान रखना बेटा,
आप सेल, जनरेटर, बैटरी, ये जितनी भी चीजें बनाओगे ये सब पृथ्वी पे मौजूद पदार्थ से ही बनाओगे ना, किसी और ग्रह से तो नहीं लाओगे, पृथ्वी पे उपस्थित पदार्थ से ही बनाओगे। क्या कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का सेल हो, किसी भी प्रकार का जनरेटर हो, कुछ भी हो, मैं कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है बनाओगे तो पृथ्वी पे मौजूद पदार्थ से ही ना, और हर पदार्थ का कुछ ना कुछ क्या होता है, प्रतिरोध होता है। यानी कि इस सेल का भी कुछ अपना खुद का प्रतिरोध होगा, यानी खुद ही के अंदर दुश्मन बैठा है, खुद ही के अंदर, सेल के अंदर भी वो गुण मौजूद है जो धारा प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। उसी को क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर। यहाँ हेयर, हेयर स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक। और ये बिंदु बेटा ए और बी हो गया, ए बी। और अगर ये 3 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स था तो 3 वोल्ट यहां आ गया, यहां से मान लो बेटा कोई लोड लगाओगे तो धारा ऐसे जाएगी। मान लो लोड, चलो लोड लगा दो, एक बल्ब लगा दो, नहीं बल्ब ना लगाना, कंफ्यूज होने लगोगे। तो याद रखना, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कैसा वोल्टेज सोर्स होगा, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स ऐसा वोल्टेज सोर्स होगा जिसमें उसका आंतरिक प्रतिरोध भी होगा। अब बात आती है कि वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध वोल्टेज के सोर्स के साथ कैसे जुड़ता है। तो देखो, वोल्टेज सोर्स के साथ आंतरिक प्रतिरोध किसमें जुड़ा है, श्रेणी क्रम में है ना, ठीक है ना। आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और यह किसमें होता है, श्रेणी, श्रेणी क्रम में लगता है, सीरीज में लगता है वोल्टेज सोर्स के साथ। अब बेटा देखो, इतने सारे बच्चे मेरी बात समझो, अभी हमने ओम्स लॉ पढ़ना है, फिर केवीएल पढ़ना है। जब केवीएल और ओम्स लॉ के बारे में हम जान जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ आके करेगा क्या। बस मोटे तौर पे अपने दिमाग में बैठा लो कि यहाँ से 3 वोल्ट वोल्टेज चला, कितना वोल्ट वोल्टेज चला, 3 वोल्ट, और यहाँ दो सिरों के बीच कितना वोल्टेज मिलना चाहिए था, 3 वोल्ट। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो किसका दुश्मन, वोल्टेज का तो दुश्मन होता ही होता है, धारा प्रवाह का विरोध तो करता करता है, साथ ही में वो वोल्टेज को खा जाता है, सारे वोल्टेज को नहीं खाएगा। 3 वोल्ट चला तो उसमें से कुछ वोल्टेज वो खुद खा लेगा, बाकी आगे भेजेगा। तो अपने दिमाग में बैठा लो कि 3 वोल्ट चलेगा तो ए और बी के बीच विभवांतर 3 से कम ही मिलेगा, किस कारण, इंटरनल रेजिस्टेंस आर की वजह से। ठीक है, ये ओम्स लॉ और केवीएल पढ़ने के बाद इस पे मैं फिर चर्चा करूंगा, परेशान ना होइए। अभी भाई इतना नोट कर लो, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स किसे कहेंगे, ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसमें क्या हो, उसका आंतरिक प्रतिरोध हो, और जो आंतरिक प्रतिरोध किसमें जुड़ा होता है, आप क्या बताएंगे, आंतरिक प्रतिरोध हमेशा किसमें जुड़े रहेगा, सीरीज में, उस वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में। चलो हाँ, क्या कहें, हम्म, 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 हम्म। चलो चलो, अभी मैं बता रहा हूँ, कर रहा हूँ फोन, ठीक है, 10 मिनट में कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर, परेशान ना हो, कर रहा हूँ। सॉरी बच्चा लोग, क्या होता ना, देखिए ऑनलाइन हम लोग पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर कुछ ऐसे कॉल्स या ऐसे फोन्स आ जाते हैं, घर परिवार भी हम लोग का रहता है ना, जिसको उठाना भी जरूरी होता है, आप समझ सकते हैं। उसके लिए आपसे सॉरी, जो आपको डिस्टरबेंस हुआ। चलो, तो याद रखना, प्रैक्टिकल डीसी वोल्टेज तो ऐसा वोल्टेज होगा जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस उसके सीरीज में जुड़ा रहेगा। अच्छा, और वास्तव में ये वास्तविक पाए जाते हैं, दुकान पे या कहीं से बनाओगे ये होंगे। अब आइडियल वोल्टेज सोर्स किसे कहेंगे, आइडियल, आइडियल वोल्टेज सोर्स किसे कहेंगे भैया, आइडियल वोल्टेज सोर्स। देखो, यही समस्या ना हो तो आइडियल वोल्टेज सोर्स एक, एक काल्पनिक, याद रखना काल्पनिक, आइडियल वोल्टेज सोर्स एक काल्पनिक वोल्टेज स्रोत या सोर्स होता है।
पहली चीज याद रखना बेटा, क्यों इसको काल्पनिक बोल रहे हैं, इसकी कल्पना बस कर सकते हैं, क्योंकि हम कोई भी बेटा ऐसी युक्ति, ऐसी मशीन नहीं बना सकते हैं जिसमें पृथ्वी पे उपलब्ध पदार्थ का यूज ना करें। उसको बनाने में हम धरती पे जितने भी चीजें उपलब्ध हैं उन्हीं का तो इस्तेमाल करेंगे, और कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका प्रतिरोध क्या हो, शून्य हो। इसलिए ऐसा वोल्टेज सोर्स को क्या बोलते हैं, काल्पनिक, जिसकी कल्पना कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी क्या होगी कि इसमें याद रखिएगा, इसका आंतरिक आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है भैया, शून्य होता है। इसे यानी कि आंतरिक प्रतिरोध में स्मॉल आर क्या होता है, शून्य। अब देखो बेटा, इसका सर्किट डायग्राम देखो, ये हो गया। जैसे 3 वोल्ट लिया था एग्जांपल में, 3 वोल्ट अगर वो आइडियल है तो कोई भी, देख रहे हैं आप ना, ए और बी दो बिंदुओं के बीच अगर ये वोल्टेज सोर्स जुड़ा है, कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लगा है। यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, 0। आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक रेजिस्टेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, 0। बात समझ में आई, बात समझ में आई। अच्छा एक चीज़ और बेटा, यहाँ पास थोड़ा सा मैं घेरा बना दूँ। ओह सॉरी, ये क्या हो गया, हाँ, यहाँ एक घेरा बना दूँ, ऐसे एक घेरा यहाँ और एक घेरा यहाँ बना दूँ, जिसमें कुछ चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। ध्यान समझिएगा बेटा, मान लो दो बिंदु ए और बी हैं, अगर इसके बीच लगा रेजिस्टेंस मान लो कोई आर है, और कोई कहे कि आर का मान शून्य है, तो इसको कैसे दिखाओगे। तो इसको दिखाने के लिए बेटा दो बिंदुओं के बीच में एक, इनको शॉर्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, शॉर्ट। इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो ऐसे दिखाया जा सकता है। तो देखो यहाँ एक रेजिस्टेंस था ना, अब वो रेजिस्टेंस का मान 0 हो गया, तो देखो हमने शॉर्ट कर दिया, ए उस बिंदु को शॉर्ट कर दिया। समझ में आई बात। इसी का उल्टा, अगर मान लो दो बिंदु हैं ए बी, जिसमें जुड़ा प्रतिरोध आर जो है, अगर कह रहा कि आर का मान इनफाइनाइट अनंत है, तो क्या करोगे, तो सर्किट डायग्राम में कैसे दिखाओगे। तो बेटा अब ए और बी को क्या करना है, हमें दो बिंदुओं को क्या करेंगे, खुला रखेंगे। ये खुला यानी कि ओपन रखेंगे। ओपन करने से यहाँ बीच में क्या आ जाएगी, हवा, और हवा का प्रतिरोध क्या होता है, इनफाइनाइट। और यहाँ क्या करते हैं बेटा, शॉर्ट करते हैं। ये बात अलग से मैं बता रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। चलिए ये तो बेटा बात हो गई वोल्टेज सोर्स आइडियली। और बात करते हैं बेटा करेंट सोर्स की। करेंट सोर्स, पहला बात कर लें इसका प्रतीक। करंट सोर्स का प्रतीक कैसा होता है, देखिए करंट सोर्स, वैसे तो मैंने क्या बताया था, करंट सोर्स कोई भी सोर्स ऐसा नहीं हो सकता जो करंट सोर्स हो। फिर भी हम उसको ये मान के चलते हैं कि चलो अच्छा, मान लेते हैं कुछ समय के लिए, जब तक TG2 का परीक्षा नहीं हो जा रहा, कि करंट सोर्स नाम की भी कोई चीज होती होगी, है ना। तो अगर वो होती होगी तो उसका सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं बेटा, करंट सोर्स का सर्किट डायग्राम गोला बना रहता है, और गोले के अंदर तीर बना होता है, और यहाँ लिखा रहेगा 3 एम्पियर। और मान लो ए है, ये बी बिंदु है। मान लो एक और सिंबल बना दें, गोला, गोले के अंदर तीर, मान लो यहाँ 5 एम्पियर लिखा है, ए, बी। ठीक है। अब देखो, गोले के अंदर तीर का मतलब क्या होगा, करेंट सोर्स। गोले के अंदर तीर मतलब करेंट सोर्स। 3 एम्पियर का मतलब इस करेंट सोर्स से कितनी धारा मिलेगी, 3 एम्पियर की धारा मिलेगी। इस करंट सोर्स से कितनी धारा मिलेगी, 5 एम्पियर की। 10 एम्पियर लिखा होता तो इस करंट सोर्स से कितनी मिलता, 10 एम्पियर। लेकिन अब बात करते हैं धारा में, आप पढ़ चुके हैं, दिशा भी होता है। दिशा कौन बताएगा, ये तीर बताएगा। तीर ऊपर है ना, इसका मतलब इससे धारा क्या होगी, ऊपर निकलेगी। और इस 5 एम्पियर वाले सोर्स से धारा बताओ, तीर नीचे, तो धारा किधर निकलेगी, नीचे। और एक और बात याद रख लेना, आगे जरूरत पड़ेगी, जितना करंट सोर्स से करंट निकलेगा उतना ही उसमें अंदर भी जाना चाहिए, यानी 3 एम्पियर निकलेगी तो 3 एम्पियर अंदर जाएगी। तो देखो तीर की ही दिशा में धारा की दिशा है, और इसमें बेटा जितनी निकलेगी उतना अंदर भी जाएगी। तो तीर की दिशा में धारा की दिशा है। ये तो बेटा बात हो गई किसकी, करंट सोर्स की। अब आइडिया और प्रैक्टिकल जल्दी से पढ़ ले। चलो पहले पढ़ते हैं प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। प्रैक्टिकल करंट सोर्स,
देखो बेटा, सर्किट डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे मान लो ये करंट सोर्स है, मान लो एग्जांपल 6 एम्पियर का है, और यहाँ से हमको लोड यहाँ लगाना, बल्ब लगाना जिसको करंट कितना मिले 6 एम्पियर। लेकिन इसमें क्या होगा, इसका बेटा इसका भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। ठीक, यानी क्या पढ़ा आपने, प्रैक्टिकली करंट सोर्स अगर हो, प्रैक्टिकली करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध होता है, और वो किस में जुड़ता है, करंट सोर्स के साथ किस में जुड़ा है बेटा, पैरेलल समानांतर में। यहां लिख लीजिएगा, प्रैक्टिकल करंट सोर्स का आंतरिक, कुछ आंतरिक प्रतिरोध, फाइनाइट वैल्यू बेटा अभी पढ़ेंगे सब, आंतरिक प्रतिरोध होता है, पहला। दूसरा, यह करंट सोर्स के साथ, यह करंट सोर्स के साथ पैरेलल समानांतर, पैरेलल में जुड़ता, पैरेलल में जुड़ता है। ठीक है, अब बेटा देखो, मान लो ये 6 एम्पियर की करंट है, हम चाहते हैं कि इधर कितनी करंट, करंट सोर्स से कितनी करंट बाहर जाए, लोड को कितना करंट मिले 6, पर ऐसा नहीं होगा, निकलेगी तो 6 एम्पियर, पर हम देख रहे हैं ये भी रास्ता तो मिल गया करंट जाने का, तो कुछ करंट, एग्जांपल मान लो 1 एम्पियर करंट इसमें चली गई, तो बाहर कितनी मिलेगी अब आपको, 5 एम्पियर ना, यानी कि उतना करंट नहीं पा पाओगे। ठीक है, यह है आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अब हम क्या करते हैं, अगला पढ़ते हैं, आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स की बात करते हैं। देखो, वही करंट सोर्स बेटा बनाओ फिर से, एग्जांपल मान लो ये एक आइडियल है करंट सोर्स। ठीक, अब देखो ये करंट सोर्स जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, उसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट। मान लो दो बिंदु P1 P2 है, तो पहली चीज इसमें लिखना, इसके इसके आंतरिक मीन्स इंटरनल प्रतिरोध का, इसके आंतरिक प्रतिरोध का मान अनंत, अनंत होता है, यानी कि कितना होता भैया, इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो ये बच्चे बात समझो, हम चाहते हैं कि 6 एम्पियर करंट सोर्स से निकले, और 6 एम्पियर पूरा का पूरा किसे मिल जाए, अगर यहाँ कोई लोड लगाए हो तो पूरा का पूरा किसे मिल जाए, लोड को मिल जाए। उसके लिए जरूरी कि इस रास्ते में करंट का मान कितना हो, 0। इसके लिए इस पाथ, इस रास्ते का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। अब देखो बेटा, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर दो बिंदु मान लो P1 और P2, अगर इनके बीच का प्रतिरोध है जो R, वो इनफाइनाइट है, तो इसको सर्किट डायग्राम में कैसा दिखाते हैं, खुला परिपथ। खुला परिपथ यानी कि इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात याद रखना आप। आज हमने किसकी बात की, आज हमने पहले वोल्टेज सोर्स की बात की, फिर बात किया वोल्टेज सोर्स कितने प्रकार के होते हैं, एसी डीसी, फिर बात किया एसी वोल्टेज क्या होता है, डीसी वोल्टेज क्या होता है, फिर हमने बात किया जो डीसी वोल्टेज सोर्स है उसमें कौन आइडियल होगा, प्रैक्टिकल क्या होगा, फिर हमने बात की करेंट सोर्स जिसमें आपने पढ़ा आइडियल और प्रैक्टिकल। ठीक है ना, इसके बाद की बात अब हम देखिए आगे का लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, केवीएल, केसीएल, और फिर अब न्यूमेरिकल करके ये टॉपिक को, अच्छा केवीएल केसीएल पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे तुल्य प्रतिरोध की गणना करना, है ना। प्रतिरोध का एक ही लेक्चर हुआ है, तो प्रतिरोध में अभी कई चीज़ें पढ़नी है। ठीक, चलो लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे आपको, तब तक आप सारे बच्चे मेहनत से पढ़ते रहिए मन लगा के। ठीक है ना, बहुत बहुत हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं, आप सफल हों, धन्यवाद।